त्वरित टिप्पणी में आपका स्वागत है। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जा सकता है कि उसके फैसले का पालन नहीं होगा तो वह अफसरों को कोर्ट में समन कर सकता है या नहीं? उन्हें नाम लेकर फटकारा जा सकता है या नहीं? 5 पन्नों का एक ड्राफ्ट कोर्ट को सौंपा गया है, जिसे लेकर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए कि इससे कोर्ट के अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा और अफसरों की मनमानियां कितनी बढ़ जाएंगी। आज के वीडियो में इस पर फोकस रहेगा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर पर नज़र डाल लीजिए। हमें तो यही बताया जा रहा है और आपको भी कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया गया है। खत्म नहीं तो बहुत हद तक कमज़ोर कर दिया गया है। जनता तो इसका यही मतलब निकालती है कि सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया व्यवस्था वहाँ एकदम टॉप क्लास है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को देख लीजिए। एक्सप्रेस के नाविद इकबाल ने लिखा है कि हालत यह हो गई है कि श्रीनगर के SMHS अस्पताल में हर 12 मिनट में नशे की लत का शिकार एक व्यक्ति आता है। मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच नशे की लत वाले 40,000 से अधिक लोग नशा मुक्ति केंद्र पर आए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गृहमंत्री अमित शाह बताएंगे कि मोदी सरकार के दौर में कश्मीर में ड्रग्स का जाल कैसे फैल गया। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख का बयान है और छपा है कि राज्य में आतंकवाद से बड़ा खतरा ड्रग्स हो गया है। अब बताइए, जहां पर केवल केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां काम करती हों, फिर भी उस कश्मीर में ड्रग्स का जाल इतना कैसे फैल गया और लोग इतनी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में कैसे आ गए? होता यह है कि अब ये सवाल कोई पूछता नहीं है। 15 अगस्त का मौका हो या जब श्रीनगर में G20 की बैठक होने वाली हो, तब गोदी मीडिया के पत्रकार अपना कैमरा लेकर वहां गए, कश्मीर की वादियों और डल झील की सुंदरता दिखाकर आ गए कि कश्मीर स्वर्ग बन गया है। क्या आपको उन पत्रकारों की रिपोर्ट से पता भी चला कि कश्मीर में ड्रग्स का इतना गहरा जाल बिछ चुका है? एक जमाना था जब सरकार के करीब रहने वाले पत्रकार सरकार के भीतर की खबरें सबसे पहले लाते थे। करीब होने का मतलब यही होता था कि सरकार के भीतर उसके सूत्र बहुत मजबूत हैं। लेकिन अब गोदी मीडिया सरकार के भीतर से ऐसी खबरें नहीं लाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कश्मीर में ये आतंकवाद मिटाने का दावा कर रहे थे और अब उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा ड्रग्स का पैदा हो गया है और ये खबर उन्हें मिली ही नहीं। केंद्र सरकार की यह कितनी बड़ी नाकामी है कि उसकी नाक के नीचे कश्मीर ड्रग्स की चपेट में आ गया। इन सब खबरों को गोदी मीडिया दफन कर देता है। अब आते हैं उस ड्राफ्ट पर जो सरकार की तरफ से कोर्ट को सौंपा गया है। क्या मानक प्रक्रिया के नाम पर अब कोर्ट के भी अधिकार क्षेत्र कम किए जा रहे हैं? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 5 पन्ने का एक ड्राफ्ट सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि कोर्ट में अधिकारियों को बुलाने, उनका नाम लेने, कमेटी बनाने की मानक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इस ड्राफ्ट को लेकर बहस होनी चाहिए कि क्या इससे कोर्ट को बताया जा रहा है कि आप सरकार को लेकर, सरकार के अधिकारियों को लेकर किस तरह से बर्ताव करेंगे। एक सवाल यह भी है कि इस मानक प्रक्रिया से कोर्ट से न्याय मांगने गए व्यक्ति की समस्या किस तरह कम हो जाती है या पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। इस ड्राफ्ट को सुनकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि फैसला कैसे लिखना है और फैसले में क्या क्या लिखना है, मगर इतिहास में ऐसा हो भी चुका है। फिलहाल जो मानक प्रक्रिया सौंपी गई है ड्राफ्ट के रूप में, उस पर नजर डालनी चाहिए कि इससे आम आदमी का हित बेहतर होता है या नहीं। अखबारों में आपको ऐसी कई खबरें मिलेंगी कि कोर्ट ने अधिकारी को बुलाया, फटकार लगाई, आदेश के पालन नहीं होने पर अवमानना की चेतावनी दी। इस ड्राफ्ट में अवमानना के संबंध में सुझाव दिए गए हैं कि न्यायाधीश को अपने आदेशों से संबंधित अवमानना कार्रवाई पर निर्णय नहीं देना चाहिए। जिस जज के आदेश की अवमानना होगी तो वे निर्णय क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? आप प्रदूषण से जुड़े मामले में अदालत की टिप्पणियों को सुनिए। नमामि गंगे अभियान में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफसरों को कितना फटकारा है, कैसे कैसे सवाल पूछे हैं और यह भी कहा है कि सवालों के जवाब अफसरों की तरफ से नहीं दिए जाते। ऐसी स्थिति में क्या मानक प्रक्रिया होनी चाहिए? क्या यह सब अब सरकार के हिसाब से होगा कि नाम मत लीजिए, कोर्ट में मत बुलाइए, फिर कोर्ट के सामने क्या मंत्री जी हाजिर होने वाले हैं? कई बार कोर्ट अधिकारियों को बुलाता है, पूछता है, हलफनामा मांगता है। इससे पता चलता है कि कोर्ट है, अदालत है। अधिकारियों में भी संदेश जाता है कि कोर्ट की नजर है।
मगर अब सरकार चाहती है कि कोर्ट ऐसा ना करे, किसी अधिकारी को तब तक ना बुलाए जब तक असाधारण परिस्थिति ना हो। यह असाधारण परिस्थिति कौन तय करेगा, कोर्ट या सरकार? क्या किसी अफसर को बुलाने के पहले असाधारण परिस्थिति को भी स्पष्ट करना पड़ेगा? मानक प्रक्रिया के ड्राफ्ट में लिखा है कि अगर किसी अफसर को बुलाना है तो पहले बताना होगा ताकि उसे आने का समय मिले। क्या बात है! और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प दिया जाए। वैसे भी अदालत अभी की अभी तो नहीं बुलाती है, समय देती ही है। अधिकारियों के कपड़ों पर टीका टिप्पणी ना हो, यह कहा गया है। सरकार की दलीलें गजब की हैं। ये अफसर ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं और करते हैं कि कोर्ट के सामने जाने से इन्हें बचाया जा रहा है। ड्राफ्ट के अनुसार सरकार चाहती है कि न्यायपालिका और उसके बीच अनुकूल वातावरण बने। सरकार को क्यों लगता है कि ऐसे अफसरों का नाम लेने से प्रतिकूल वातावरण बन जाता है? पर सरकारी अफसरों को हमेशा ये लगता है कि भाई कोर्ट ने फैसला सुना है, हम उसके को अमल में लाने में कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कोर्ट हमें समन कर रही है और कोर्ट बाद में हमें अदालतों में कुछ बुरा भला कह देती है, हमारे नाम अखबारों में आ जाता है, मीडिया में आ जाता है और हमारी बेइज्जती होती है। शायद इसी वजह से उन्होंने अभी एक सुझाव दिया है कोर्ट को कि भाई जब भी आप सरकारी अफसर को बुलाए तो आप ऐसे इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही चले। और ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक 5 पेज का नोट उन्होंने जो पेश किया है, वो मेरे ख्याल में पूरे जो न्याय व्यवस्था और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट का जो मैकेनिज्म है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही कहता है कि अगर आप समन करें तो कृपया हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस से आने की अनुमति दे, और तब तक समन ना करें जब तक आपको ये तय नहीं करते हो कि मामला किसी दूसरे अदालत में नहीं गया है, यानी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है या किसी निचले अदालत से हाई कोर्ट तक अपील में नहीं पड़ा है। और बहुत सारे ऐसे सुझाव है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जिसके तहत अगर कोर्ट कोई फैसला भी दे, उस फैसले को अगर नज़रअंदाज भी करे, फिर भी कोर्ट किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को समन बिल्कुल इमरजेंसी में ही पर्सनल अपीयरेंस के लिए समन कर सकता है। उससे पहले इतने सारे रीति रिवाज सब चलाने पड़ेंगे, जिसके तहत ये जो कोर्ट का जो पावर है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कोर्ट की मजबूती पर सवाल आ जाता है। और मेरा मानना है कि अगर कोर्ट्स ये इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से चले तो फिर कोर्ट्स में लोग आने ही बंद कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जवाब मांगना चाहिए स्टेट से, गवर्नमेंट से, और यहाँ पे गवर्नमेंट की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद आगे चलकर सारे जवाब दें कोर्ट्स को और कोर्ट में रोज खड़े रहें अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों कोर्ट्स और गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे करके एक आम नागरिक की समस्याओं को कम किया जाए। सो अगर हम यहाँ पे जवाबदेही से दूर भागने लगेंगे, अगर हम कहेंगे कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, नागरिक अपना केस फाइल करके लड़ता रहे, तो ऐसे में ये जो सुझाव है ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मुझे नहीं लगता है। दूसरा सजेशन है कि वीसी से अपीयरेंस हो जाए। ये सारी चीज़ें आई थिंक कोविड के बाद से ये सारा बहुत होने लगा है और सारे कोर्ट्स हमारे वेल इक्विप्ड हैं इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराने के लिए। बट हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वीसी एक बहाना ना बने नॉन अपीयरेंस का, और इफ देयर इज नॉन अपीयरेंस for some reason which is not sound enough, then adequate action should be taken even on VCs.
कोर्ट से उम्मीद की जाती है कि किसी अधिकारी का नाम मत लीजिए। बाद में आपसे या पत्रकारों से भी कहा जाएगा कि जब कोर्ट ने नाम लेना बंद कर दिया है तो आप भी अखबारों में नाम मत लीजिए कि इस विभाग का प्रमुख कौन है, सचिव कौन है। आखिर इन पदों पर बैठे लोग क्यों अपना नाम छिपाना चाहते हैं? क्या वे जवाबदेही से भाग रहे हैं? अधिकारी का नाम लिया ही जाना चाहिए। कई बार अधिकारी को तलब करना बहुत जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मामले में सुनवाई के दौरान जब यह सब देखा कि हजारों की संख्या में एफआईआर हुई है और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ ही केस में गिरफ्तारी हुई है, तब अदालत ने कहा कि ऐसा तो लगता ही नहीं कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची है। इसके बाद कोर्ट ने मणिपुर के पुलिस प्रमुख को हाजिर होने का आदेश दिया और उन्हें हाजिर होने के लिए समय भी दिया। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि 1 घंटे में मणिपुर से दिल्ली आ जाइए, बल्कि कई दिनों का समय दिया। फिर कोर्ट को यह सब बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि जांच पर नजर रखने का काम सौंप दिया जाए? तो क्या इसके लिए सरकार अब बताएगी कि कोर्ट कैसे बुलाए, कब बुलाए और किस तरह से बुलाए? क्या यह सब इसलिए है कि सरकार अपनी पसंद के अधिकारियों से खूब मनमानी करा ले और कोर्ट उनका नाम लेकर पब्लिक में फटकार भी ना लगाए, ताकि वे अपने बच्चों के सामने, समाज के सामने और नौकरशाही के बाकी वर्गों के सामने वे लज्जित ना हो, उस अधिकारी का नाम जनता को पता ना चले और उसकी सामाजिक बदनामी ना हो? आपने देखा कि वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को बिना ठोस सबूत के 5 साल तक जेल में रख दिया गया। उसके लिए किसी अफसर को बुलाकर फटकार लगानी हो, नाम लेना हो, तो वो क्यों नहीं करना चाहिए? क्या ये सब अब बंद हो जाएगा? हम ये दावा नहीं करते हैं कि पहले ऐसा होता था या नहीं, रूटीन था या अपवाद था, लेकिन मौजूदा हालात में संदेह पैदा होता है। अब सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह की मानक प्रक्रिया के ड्राफ्ट को मंजूरी देगा? Which this SOP talks about is कि अगर कोई कमिटी बना रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उसका उस संगठन का दायरा बता दे और उसमें कौन कौन व्यक्ति किस रोल में होगा वो ना बताए। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट या कोई और भी कोर्ट जो कि कोई कमिटी का गठन करते हैं, जा रहा है, तो वो अपनी समस्या का पूरा समाधान मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से ही चाहेगा। तो ऐसे में कोर्ट से एक्सपेक्ट करना कि वो सिर्फ कमेटी का संगठन कर दे और उसमें जो मेंबर्स होंगे उनका डिस्क्रिप्शन ना दे, मुझे लगता है ये एक लिटिगेंट के इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है। मानक प्रक्रिया को लेकर बहस होनी चाहिए। जिस तरह से नौकरशाही के आगे की दीवार ऊंची होती चली जा रही है, पारदर्शिता के नाम पर वेबसाइट बनाकर नौकरशाही जनता से और भी दूर होती जा रही है। वो अब इन प्रक्रियाओं का सहारा लेकर कोर्ट के सामने नहीं जाना चाहती है। आखिर जब कोई अधिकारी अदालत के सामने पेश होने जा रहा है तो उससे उम्मीद क्यों नहीं की जानी चाहिए कि वो ठीक से तैयार होकर जाए? क्या वो अपने दफ्तर में जैसे तैसे कपड़ों में चला जाएगा तो मंत्री जी उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे? कोर्ट्स की पावर पे रिस्ट्रिक्शन होगा एंड पावर चेक्स एंड बैलेंसेस की पावर को भी अफेक्ट करेगा। बहुत इसमें शुरुआत की गई है कि कैसे सिविल सर्वेंट्स को कोर्ट में पेश होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर कोर्ट में कोई भी पेश हो रहा है, चाहे एक वकील के तौर पे मैं या कोई मुकदमेबाज के तौर पे या कोई अथॉरिटी पेश हो रही है, कोई अफसर पेश हो रहे हैं, सबको एक डिसेंट यूनिफॉर्म क्लोथिंग में पेश होना चाहिए। और इससे हम ये दिखा सकते हैं कि हम कोर्ट की इज्जत करते हैं बिना कुछ कहे। और कपड़े तो एक तरफ हैं, लेकिन उससे ज्यादा मेरा मानना है इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि कोर्ट्स की इंसान, एक जो सरकारी अफसर कोर्ट में आ रहा है, वो अपने एफिडेविट में, वो अपने जवाब में बोल क्या रहा है। इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, मुझे लगता है कि अगर हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सेट करते हैं, इवन पब्लिक सर्वेंट्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सेट करते हैं, उन पे एफिडेविट से आंसर्स नहीं लेते हैं, तो एक नागरिक का केस रिले रेस की उस बैटन के साथ हो जाएगा जो एक खिलाड़ी के हाथ से दूसरे खिलाड़ी के पास जा रहा है और उसका कोई समाधान नहीं होगा। कोर्ट को ये लगता है कि कोई सरकारी अफसर उसके जो फैसले हैं उस पर अमल नहीं कर रहा है या उस पर काम नहीं कर रहा है, तब
कोर्ट के पास ये हक है कि सरकारी अफसर को कोर्ट में बुलाए, कोर्ट में समन करे और उनसे जवाबदेही ले कि उनके आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है। और अगर कोर्ट ये इस फैसले पे पहुंचता है कि ये जबरदस्ती उनके आदेश के उल्लंघन हुआ है, तब कोर्ट उस अफसर को सजा भी सुना सकती है। अफसरों को अदालत से बचाने के लिए मानक प्रक्रिया के इस प्रस्ताव पर पर्याप्त बहस होनी चाहिए। कई बार सरकारें या विभाग आपस में आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि जज अगर राजनीतिक और सामाजिक दबाव से मुक्त होकर तटस्थ रूप से फैसले लेंगे तो भरोसा बढ़ेगा। कोर्ट का काम है व्यक्ति या समूह की रक्षा करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना, तय करना कि संस्थाएं अपनी संवैधानिक हदों में रहें। यहां तो कोर्ट के आसपास हदें तय की जा रही हैं, ऐसा लगता है। इस पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट कितना खरा उतरता है, इस पर जनता की नजर है। चीफ जस्टिस को इन बातों पर जोर देना पड़ रहा है। इससे भी पता चलता है कि हालात क्या हैं, कैसे हैं। इस संदर्भ में भी आप मानक प्रक्रिया के ड्राफ्ट को देखते रहिए। दिल्ली दंगों के आरोप में उमर खालिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद की तारीख दी है। तीसरी बार सुनवाई स्थगित हुई। पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसले का इंतजार कर रहा है। CSDS का सर्वे आया है कि 15 से 34 साल के 3 युवाओं में से एक बेरोजगार। 2016 के सर्वे की तुलना में 18% अधिक युवा मानते हैं कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। गोदी मीडिया तो इस पर चर्चा नहीं करेगा, वो एंटी मुस्लिम चर्चाओं में देश को भटकाता रहेगा। खबरों को दबाकर जनता को दबाया जा रहा है। बेरोजगारी पर कोई बहस नहीं होती, महंगाई पर कोई बहस नहीं है। महंगाई कम होने के आसार भी नजर नहीं आते। ज्यादातर लोग कम सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं। नमस्कार, मैं